और अगर आप यूरोप के देशों में जो परिवर्तन हुए हैं पिछले दिनों, उन परिवर्तनों को देखें और उस संदर्भ में या उस परिप्रेक्ष्य में रखकर इस चुनाव के नतीजे को देखें, तो इसका जो जश्न मनाया जा रहा है, वह जश्न हंगरी के संदर्भ में तो ठीक है, लेकिन मेरा फिर ये कहना है कि बाकी दुनिया उसको किस तरह देखे, उस पर अभी थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। एक बदलाव है जो जो लगभग जिसमें सारे दांव सब तरह से लगे हुए थे। इस ओरबान को जिताने के लिए ट्रम्प भी लगे हुए थे, पुतिन भी लगे हुए थे। पूरा का पूरा उनका कैंपेन बिल्कुल नफरत पे टिका हुआ कैंपेन था। वो हर जगह खतरे की चेतावनी दे रहे थे, और जैसा कि हम अपने आसपास देख सकते हैं, बिल्कुल वैसा कुछ था। और सबसे बड़ी बात यह होती है, जब एक शासन वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उसके पास सारी राज्य का पूरा तंत्र ही क्यों ना हो, अगर जनता में वह विश्वास खो बैठता है, तो फिर यह सब कुछ उसकी रक्षा नहीं कर सकता। जो लोग ये सोच रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों के अधिकार ले लिए जाएंगे और उन्हें दोयम दर्जे के नागरिक में तब्दील किया जाएगा, और इस ख्याल से जिनको खुशी हो रही है, उनको यह समझना चाहिए कि यह एक पूरा पैकेज है, और इस पूरे पैकेज में जिस जनता को इससे खुशी होती है, उसको भी अपने पूरे अधिकार गिरवी रख देने पड़ते हैं सरकार के पास। तो नमस्कार, मैं हूं नितीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं प्रोफेसर अपूर्वानंद, और हम लोग आज बात करेंगे एक अप्रत्याशित जीत की जो हंगरी में हुई है, और जिसके बारे में कहा जा रहा है कि एक तरह से लोगों का जो तंत्र है, लोकतंत्र की एक तरह से वापसी है उन सारी चीज़ों से जहाँ पे लोकतंत्र को एक तरह से सैबोटैज किया जा रहा था, और जो जिनको हम अंग्रेजी में टोटलिटेरियन टेंडेंसीज कहते हैं। 12 अप्रैल को जो चुनाव हुए, संसदीय चुनाव, उसमें 16 साल के बाद जो दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी नेता विक्टर ओरबान की करारी हार हुई, और एक पीटर magyयार जो और उनकी जो पिज्जा पार्टी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। ये ये हार ओरबान की और ये जीत magyयार की इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ओरबान का चुनाव प्रचार करने जेडी वैंस गए थे, और उसके पहले रूबियो भी को भी भेजा गया था, डोनाल्ड ट्रम्प ने भेजा था कि इनका जाके प्रचार करो। तो अमेरिका खुलकर उनके साथ था, और वो 16 साल के बाद हार गया। विक्टर ऑर्बन इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं क्योंकि वो मेरे ख्याल से दुनिया के उन बिरले लोगों में से हैं जो डोनाल्ड ट्रम्प और अ, पुतिन, व्लादिमीर पुतिन दोनों के करीब समझे जाते हैं, दोनों के खास हैं। और वो अकेले राह में रोड़ा थे यूरोपियन यूनियन के, जो यूक्रेन के समर्थन में खड़ा हुआ था। तो 199 में से 138 सीटें magyयार ने जीती, 53% से ज्यादा वोट लिए, और ऑर्बन की जो फिडेस पार्टी थी वो सिर्फ 37% वहां पे वोट ले पाई। अ, और इसके साथ साथ कई और बदलाव इस बीच हमने देखे हैं, जैसे कि कनाडा में ही उनको वापस समर्थन मिला, जो उनके जो नए प्रधानमंत्री हैं। इसके पहले हमने ब्राजील में देखा था कि सत्ता जो है वापस लोगों ने हासिल की, जो लूला हैं उनकी उनके पक्ष में। तो दुनिया में एक तरफ बहुत तेजी से हम देख रहे थे एक लंबी और न खत्म होती हुई लहर, जहाँ पे लोकतंत्र बार बार लोगों के हाथ से छीनकर जो है एक 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 नेता, उसके साथ धर्म, उसके साथ मीडिया, उसके साथ अदालतें, उसके साथ पूंजीपति कब्जा कर रहे थे, और वो अब बदलता हुआ शायद दिखलाई पड़ रहा। अपूर्ण। एक अर्थ में मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और हंगरी में जो परिवर्तन हुआ है वो एक सकारात्मक परिवर्तन माना जा रहा है हंगरी के लोगों के लिए, खासकर क्योंकि ओरबान का जो पिछले 16 साल का शासन था, अ, वह एक बिल्कुल निरंकुश तानाशाही का शासन था, जहां हर प्रकार के अधिकार लोगों से ले लिए गए थे, और वह एक प्रकार के राजा के रूप में स्थापित हो गया था, जो हम अमेरिका में भी होते हुए देख रहे हैं।
और भारतवर्ष में भी हम उसका अनुभव कर रहे हैं कि भारतवर्ष में जनतंत्र के जरिए एक प्रकार की राजशाही कायम करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें एक व्यक्ति खुद को राजा के रूप में पेश करता है और लोगों के अधिकार धीरे 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 छीन लिए जाते हैं। तो वे सारे तत्व जो आप भारत में देखते हैं या अमेरिका में आप अभी देख रहे हैं, वे तत्व आप हंगरी में देख चुके थे। यानी न्यायपालिका को अपनी विचारधारा के न्यायाधीशों से भर देना, ऐसे कानून लागू करना जो आप्रवासियों के खिलाफ हैं, अ, और प्रेस की स्वतंत्रता पूरी तरह से छीन लेना, यह सब कुछ जानी पहचानी चीज है जिससे हम गुजर रहे हैं। उससे अमेरिका एक दूसरे ढंग से गुजर रहा है, बावजूद इसको इस दावे के कि वह सबसे खुला हुआ लोकतंत्र है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी बहुत दिलचस्प है, अगर हम ध्यान से देखें कि जिसने ओरबान को हराया है, वह खुद उनकी पूरी शिक्षा दीक्षा उसी राजनीति में हुई है और वो ओरबान को बहुत ही करीबी रहे हैं। और यूरोप की राजनीति के अध्येता या उसको देखने वाले, करीब से देखने वाले, ये कह रहे हैं कि यह एक तरह से उसी कंजर्वेटिव फ्रेम में एक परिवर्तन हुआ है, जो थोड़ा उदार परिवर्तन हुआ है। तो इसको लेकर हमें बहुत उत्साहित नहीं हो जाना चाहिए। थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता। और ये पूरे यूरोप में जो राजनीति जिस प्रकार चल रही है, जैसे यूरोपियन यूनियन बहुत खुश है, यूरोपियन यूनियन के जो प्रमुख हैं ब्रसेल्स में बैठे हुए, वे बहुत खुश हैं। लेकिन हम ध्यान रखें कि उन्होंने फिलिस्तीन के साथ जो हो रहा है उसमें इसराइल का साथ दिया है। तो ओरबान नेतन्याहू के साथ था, ओरबान ट्रम्प के साथ था, ओरबान पुतिन के साथ था। और ये एक इस प्रकार की राजनीति हो रही है जिसमें नैतिकता का लेश मात्र नहीं है, जो पूरी तरह से ठेठ व्यावहारिकता पर टिकी हुई है। और ओरबान को हटाकर जो साहब आए हैं, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनका भी पूरा रवैया ट्रांजैक्शनल होगा। तो उनसे आप किसी नैतिक जनतांत्रिक राजनीति की उम्मीद ना करें। और उनको उनको भी 2/3 बहुमत मिल गया है, जो फिर खतरे की घंटी है, क्योंकि 2/3 बहुमत के साथ वे भी वो कर सकते हैं जो ओरबान ने किया। तो और अगर आप यूरोप के देशों में जो परिवर्तन हुए हैं पिछले दिनों, उन परिवर्तनों को देखें और उस संदर्भ में या उस परिप्रेक्ष्य में रखकर इस चुनाव के नतीजे को देखें, तो इसका जो जश्न मनाया जा रहा है, वह जश्न हंगरी के संदर्भ में तो ठीक है, लेकिन मेरा फिर ये कहना है कि बाकी दुनिया उसको किस तरह देखे, उस पर अभी थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। नहीं, ये बात बिल्कुल सही कि वो किस तरह से वो व्यक्ति या जो भी उसपे उसके जो चावल देख के समझ में आ रहा है कि शायद ये भी वैसे होंगे। मेरे ख्याल से जो उसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि पहले तो ये कि ये मानना कि ये जो किलेबंदी है दक्षिण पंथ की, एक टोटलिटेरियन उसके साथ लाना कि वो अजेय है, वो टूटना जो है, वो गढ़ टूटना अपने आप में मेरे ख्याल से एक बड़ी चीज है। और शायद उसमें से ये देखने वाली बात भी ये है कि वो किन चीजों के कारण वो ऐसा मुमकिन हो पाया, क्योंकि अभी तक तो जैसे कि हम भारत में देख रहे हैं या बाकी और भी इस तरह के जो देशों में जहां जहां सबसे ज्यादा लोकतंत्र खतरे में है, वहां पर ये सब ये वो जो एक तरह से उसको बोलते हैं ना कि जो डेडलॉक की तरह वो है कि वहां से आप बाहर नहीं निकल पाएंगे अब आप। तो नहीं, इसलिए ये हो सकता है कि वो भी एक खोटे सिक्के साबित हों जो नए जो नेता वहां हंगरी ने जिनको चुना है, हो सकता है कि ना भी हो, मतलब पता नहीं। वो अभी वो दृश्य हमारे सामने आया नहीं है। जो दृश्य अब सामने है वो ये है कि ये एक बदलाव है जो जो लगभग जिसमें सारे दांव सब तरह से लगे हुए थे। इस ओरबान को जिताने के लिए ट्रम्प भी लगे हुए थे, पुतिन भी लगे हुए थे। पूरा का पूरा उनका कैंपेन बिल्कुल नफरत पे टिका हुआ कैंपेन था। वो हर जगह खतरे की चेतावनी दे रहे थे, और जैसा कि हम अपने आसपास देख सकते हैं बिल्कुल वैसा कुछ था। पर उस बीच जो सीखने वाली बात शायद ये है कि वो चीजें कौन सी थी जिनके जिनके जरिए एक ऐसे अजय गढ़ को जो है ढहा दिया गया। और मैं वो आप मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ कि
हमें आगे क्या होगा इसके डर से या इसकी आशंका में अभी जो हुआ है उसके महत्व को नहीं भुला देना चाहिए। और जो अभी हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति जिसने पूरे तंत्र को अपने पंजे में जकड़ रखा था और ऐसा लग रहा था कि वह अजेय है, स्थायी है, और उसको हटाना हिलाना बहुत मुश्किल है, उसे हराया जा सका और उसके तरीके निकाले जा सके। और ये उस पूरे चुनाव अभियान के दौरान और म, जिस जिस प्रकार के प्रतिद्वंदी ने काम किया उससे सीखा जा सकता है। और उसके पहले और सबसे बड़ी बात तो ये कि यह जो तानाशाह की अजेयता हमारे अंदर एक तरह की शिथिलता भर देती है कि हम कुछ नहीं हो सकता, हम इससे नहीं निकल सकते। आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा और तरीके निकालने पड़ेंगे। सही। और दूसरी बात कि जनतांत्रिक मूल्य अपने आप में लोगों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे और ओरबान सामाजिक मूल्यों पर बहुत जोर दे रहे हैं। जो अभी कुछ दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय में बहस हुई तो हमारे सॉलिसिटर जनरल ने विरोध किया सबरीमाला 10 साल से 50 साल के बीच की औरतों के प्रवेश का। यह कह के विरोध किया कि सामाजिक नैतिकता सबसे बड़ी चीज होती है और संवैधानिक नैतिकता कुछ भी नहीं होती है। तो ऑर्बान भी यही कर रहे थे। हम सामाजिक नैतिकता, और सामाजिक नैतिकता जाहिर है रूढ़िवादी कट्टर सामाजिक नैतिकता होगी जिसमें LGBTQ क्वेयर ऐसे तमाम लोगों की कोई जगह नहीं होगी और उनको गैर कानूनी घोषित कर दिया जाएगा। तो वे जिस एक नैतिकता को स्थापित करना चाह रहे थे उसकी जगह एक दूसरी भाषा का प्रस्ताव किया जा सका और लोगों ने इसको स्वीकार किया। लेकिन वो तभी होता है जब आप विश्वास के साथ उस भाषा का इस्तेमाल करें। अगर आप डोलते रहेंगे और उसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे जो आपके विरोधी की भाषा है तो शायद आप नहीं कहते। तो जाहिर है इस पूरे चुनाव अभियान से कुछ सीखने की और अ, जैसे इसके पहले दौरान ममदानी का चुनाव अभियान जो कि बहुत ही छोटा था और बिल्कुल अलग परिस्थिति का चुनाव अभियान था, लेकिन उससे भी हम सीख सकते हैं कि आप एक बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी आपके सामने है। राष्ट्रपति एक स्थानीय चुनाव में उतर गया है, फिर भी आप एक खुश मिजाजी से भरा हुआ अभियान चला सकते हैं और जीत हासिल कर सकते हैं। तो वह अपने मूल्यों से समझौता किए हुए। तो यह हंगरी के इस चुनाव से हमारे सामने बहुत स्पष्ट होता है। मतलब मुझे तो ये भी लगता है कि ये जो बुनियादी तौर पे शायद जो विपक्ष, जो पारंपरिक विपक्ष है, वो खुद शायद बहुत उसे रास्ता समझ में नहीं आ रहा। जैसे कि बमदाने के मामले में हम देख सकते हैं कि जो 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 पारंपरिक डेमोक्रेट्स थे, वो उन्हें वो क्लूलेस थे कि इसको हम कैसे डील करेंगे इस पूरे चुनौती से। जैसे कि हंगरी में भी जो पुराने जो विपक्ष था वो क्या कर रहा था, या जैसे हम अपने देश में देख सकते हैं कि जो विपक्षी दल हैं वो ऐसा क्या कर रहे हैं या सोच रहे हैं जिसके जरिए वो अपना जनाधार बेहतर कर सकते हैं और इस इन चुनौतियों से लड़ सकते हैं। तो वो उनकी मौजूदगी बहुत एक तरह से भर्ती की दिखलाई पड़ती है। वो कोई बहुत तो इसलिए इसमें से शायद जो जो रास्ते निकलेंगे वो थोड़े से जो है वो उन 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 जगहों से होंगे जहाँ से शायद हमें उम्मीद नहीं रही थी, जैसे कि ये है। और पर इसमें जो इस चुनाव में जो जो तीन चार चीजें हुई उनमें से मैं कहीं पढ़ रहा था, एक तो ये कि लोगों का यकीन ही उन पर से उठ गया। जमीन पर उनकी जो थी वो मौजूदगी को लेकर लोग सवाल करने लगे। और ये हम हर हंगरी को अपने हिसाब से मैप भी कर सकते हैं कि हमारे देश में किस तरह से है। फॉरेन पॉलिसी में ओरबान लगभग उनके साख बहुत ज़्यादा कम हुई। इकोनॉमी पे उनका जो है उनकी उनकी मार्किंग बहुत ज़्यादा कम होने लगी। और फिर सोशल मीडिया और नौजवानों के वोट उनके जो हैं बहुत तेजी से घटे। इन 6-7 उस पे वो बहुत तेजी के साथ उनके समीकरण बदले और इसके कारण जो है वो चुनाव पर उसका असर पड़ा। तो इस पे जो मैं जो पूछना समझना चाहता कि भारत के लिए आप क्या समझते हैं कि हमारे लिए क्या सबक है इसमें? ये सारे जितने भी बिंदु आपने गिनाए हैं
वो हर देश पर लागू होते हैं और हमारे यहाँ भी लागू होते हैं। उसमें मीडिया पर एक पूरा नियंत्रण, एक बहुत बड़ी भूमिका मीडिया निभाता है। और अगर लोग ये तय कर लें कि वो खुद मीडिया की भूमिका निभाएंगे, तब वैसा नतीजा आ सकता है जो हंगरी में हमें दिखलाई पड़ा। और वहाँ ओरबान के भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा था। और अभी ये कहा जा रहा है जो नई सरकार आई है कि वो उसकी जांच कराएगी। भारत में अभी तक इस सरकार को भ्रष्टाचार शब्द इस सरकार के साथ नहीं जोड़ा गया है, जबकि अगर आप ध्यान दें पिछले 3 टर्म्स में, तो यह बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार करने वाली सरकार है। अ, लेकिन हम उस उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते और लोगों के पास नहीं जाते कि यह भ्रष्टाचार किस तरह से आपके आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचा रहा है। तो जो पूरा चुनाव अभियान उनका था। और सबसे बड़ी बात यह होती है जब एक शासन, वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उसके पास सारी राज्य का पूरा तंत्र ही क्यों ना हो, अगर जनता में वह विश्वास खो बैठता है तो फिर यह सब कुछ उसकी रक्षा नहीं कर सकता। यह हमने कई जगहों पर देखा है और यह हंगरी में भी अभी हम देख रहे हैं। तो इस बात को समझना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन वो विश्वास लोग खोते कैसे हैं? जनतंत्र में वो एक लंबी बातचीत की प्रक्रिया चलती है जिसमें आप इन सारे बिंदुओं पर कॉन्सिस्टेंटली सवाल उठाते हैं। तो मसलन भारत में जो रक्षा सौदे हुए हैं फ्रांस के साथ, अगर आप राफेल को ही देख लें, आप पीएम केयर को देख लें, बाकी इन चीज़ों पर हम एक बार बात तो करते हैं लेकिन फिर छोड़ देता है। अगर यह बात अभी की जाए कि फ्रांस ने आपको फिर वो सारे नुस्खे देने से मना कर दिया है राफेल के, लेकिन ये मीडिया में कहीं उसकी चर्चा नहीं है कि अब हमारे पास टेक्निकल नो हाउ देने से फ्रांस ने फिर इनकार कर दिया। तो हम हैं क्या? अंतर्राष्ट्रीय स्थित जगत में हमारी जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय हो गई है। हमें कोई नहीं पूछ रहा है, लेकिन यह बात जनता को नहीं मालूम है, खासकर हिंदू जनता को नहीं मालूम है, क्योंकि उनके सामने दूसरे ढंग से सारी चीज प्रस्तावित की जा रही है। अगर आप ईरान के इस संकट को ही देख लें, ईरान पर हमले के बाद, तो भारत अंतर्राष्ट्रीय जगत में कहीं नहीं है। लेकिन इस बात को भी हम ठीक से बता नहीं पा रहे हैं। और ओरबान के खिलाफ जो चीज चली गई वो ये कि वो एक साथ पुतिन और ट्रंप दोनों के साथ थे। तो वो पुतिन के भी साथ हैं और ट्रंप के भी साथ हैं। अगर भारत के प्रधानमंत्री को आप देख लें, भारत की सरकार को देख लें, तो वो कुछ इसी तरह करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कर नहीं पाती। और उसको वो फिर जब कोई सवाल करता है तो गुटनिरपेक्षता का तर्क लेने लगती है, जो कि वो नहीं है। कि आप पुतिन और ट्रंप दोनों के साथ कैसे हो सकते हैं? यह एक सवाल ओरबान से था और ओरबान इसका जवाब नहीं दे सके। तो बहुत कुछ सीखने को है हंगरी के इस चुनाव अभियान से। जैसा मैंने कहा कि उसके पहले ममदानी के चुनाव अभियान से सीखने की जरूरत थी विपक्ष को और लोगों को भी, हमें और आपको भी, कि हम पूरी तरह से जनता में विश्वास खो न दें और हम ये ना मान लें कि यह अजेय है, अभेद्य है, या किला अभेद्य है, या अजेय है और कुछ नहीं किया जा सकता, और फिर हम खामोश बैठ जाएं। क्योंकि व्यक्ति ओरबान से अलग हुआ, ओरबान की पार्टी से अलग हुआ, इसने अपनी पार्टी बनाई और उसके बाद इसने एक बहुत ही विपरीत परिस्थिति में लगातार काम किया और उसके बाद 2/3 बहुमत हासिल कर लिया, जो बहुत बड़ी बात है। भारत की जो बाकी जो हालत है, जैसे कि अभी 3-4 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, और आज जब हम बात कर रहे हैं तो आज अ, बाबा भीमराव अंबेडकर की जन्मतिथि भी है, और हम देख रहे हैं कि संविधान के साथ भी किस तरह से इस वक्त की सरकार बर्ताव कर रही है। तो इस रोशनी में यहाँ पे कहाँ से, जिसको मैं कहता हूँ कि ये चीजें तब होती हैं जब एक जनता तब तय करती है कि उसको उसको कहीं से वो उम्मीद, यकीन, एक गैरत का एहसास होता है, तब वो जाके बाहर निकलती है और कुछ हासिल कर लेती है। तो भारत में वो कैसे दिखलाई पड़ता है? मैं अभी ठीक ठीक नहीं कह सकता कि भारत में वो कैसे दिखलाई पड़ेगा, क्योंकि भारत का समाज एक समाज नहीं है, वो अनेक तबकों में बटा हुआ समाज है। लेकिन
इस तरह की घटनाएं, जैसा मैंने सर्वोच्च न्यायालय में होने वाली घटना का जिक्र किया, अगर आप लोगों से उसके बारे में बात करना शुरू करें कि इस रवैये का उनके लिए क्या मतलब होगा। जब सरकार ये कहती है कि सरकार का सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट को ये कहता है कि ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या चीज़ है उसको पता नहीं है, और ये बकवास क्यों की जाती है, और इसको जल्दी से जल्दी दफन कर देना चाहिए, या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को दफन कर देना चाहिए, उसको मर जाना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए। तो भारत के लोगों को सचेत हो जाना चाहिए। ये मामला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, अब ये मामला हर व्यक्ति के अधिकार का है। सरकार ये कहे, और इसके पहले अगर आप इसको ध्यान देते कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लोगों के राइट टू प्राइवेसी को चुनौती दी थी। उसने ये कहा था कि उनकी देह पर अधिकार नहीं है, उनको राइट टू प्राइवेसी भी नहीं है। तो यह मसला सिर्फ मुसलमानों तक नहीं रुकता है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों के अधिकार ले लिए जाएंगे और उन्हें दोयम दर्जे के नागरिक में तब्दील किया जाएगा, और इस ख्याल से जिनको खुशी हो रही है, उनको यह समझना चाहिए कि यह एक पूरा पैकेज है, और इस पूरे पैकेज में जिस जनता को इससे खुशी होती है उसको भी अपने पूरे अधिकार गिरवी रख देने पड़ते हैं सरकार के पास। तो यह समझौता है कि अगर आप ये खुशी लेने चाहते हैं तो आप अपने सारे अधिकार हमें दे दें। तो क्या इस समझौते के लिए लोग तैयार हैं, और क्या हम ये बात लोगों से कर सकते हैं कि दरअसल आप ये कीमत देने जा रहे हैं और कीमत दे रहे हैं। एक आप एक एक करके आपका सारा अधिकार आपसे लिया जा रहा है। सरकार आराम से कह सकती है कि यानी पेट्रोल में वो इथेनॉल मिला कर बिना घोषणा के पेट्रोल पंप में वो बिक सकता है, और आप सवाल नहीं कर सकते कि आपने हमें सूचित क्यों नहीं किया कि पेट्रोल में आपने इथेनॉल मिलाया, और मैं ये वाला पेट्रोल लेना चाहूंगा कि नहीं लेना चाहूंगा, ये मेरे पास विकल्प क्यों नहीं रह गया। ये बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन लेकिन हमने इस पर बात ही नहीं की, जैसे कि कोई बात नहीं है। सरकार ये, या फिर अभी हमारे पास अगर हम गैस बुक करने जाएं तो अगर मैं फ़ोन करूं तो मेरे पास मैसेज आता है कि बार बार फ़ोन करके परेशान ना करें, वक्त पर आपके पास गैस पहुंच जाएगी, ये मैसेज है मेरे पास। तो जबकि पहले होता था कि आप रजिस्टर करते थे और आपके पास ये मैसेज आता था, तो अब आपके पास ये एक मैसेज है। अब इसको लेकर हम कहाँ जाए, लेकिन कोई इसकी चर्चा नहीं करता है, ये विषय नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप हर चीज को आपको मुद्दा बनाना पड़ेगा। यह मैसेज क्यों सोशल मीडिया पर नहीं है, जो मतलब आप कह सकते हैं कि आपने क्यों नहीं डाला, क्यों आपने इसकी खबर नहीं बनाई, आपका भी आपकी भी जिम्मेवारी थी। लेकिन यह, या फिर कि दिल्ली विश्वविद्यालय में 4 साल का स्नातक स्तरीय कार्यक्रम लागू कर दिया गया और 1 साल के एमए कोर्स की घोषणा कर दी गई कि जो 4 साल स्नातक करके निकलेंगे वो 1 साल का एमए करें। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा कहीं 1 साल का एमए नहीं है, तो फिर वे सारे छात्र जो 4 साल करके निकलेंगे वो एक तरह से बंधक हो गए दिल्ली यूनिवर्सिटी के, बिल्कुल। और उनमें से सबका दाखिला नहीं होगा। तो ये धोखाधड़ी जो की जा रही है हर स्तर पर, मजदूरों का अधिकार, आपने नोएडा में आंदोलन देखा, बाकी जगह देखा, अ, उड़ीसा में अभी आदिवासियों वेदांता के लिए जमीन बनाने के लिए आदिवासियों पर जिस तरह गोलीबारी की जा रही है उसकी खबर कोई नहीं दे रहा है, जैसे वो आदिवासी इस दुनिया में नहीं, इस भारतवर्ष के अंग नहीं। तो अभी कुछ दिन पहले आदिवासी हमारी राष्ट्रपति संथाल सम्मेलन में गई बंगाल, और वहाँ मुख्यमंत्री नहीं आए हो उनका स्वागत करने, तो बहुत दुखी हो गए। उन्होंने एक पूरा बयान जारी किया, लेकिन उनके राज्य में आदिवासियों पर गोलीबारी हो रही है ताकि एक कंपनी के लिए रास्ता बनाया जा सके, और वो रात के 3 बजे ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं, बाकी चीजें हो रही हैं, लेकिन ये मीडिया में कहीं नहीं है। हम और आप भी इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो यह एक मसला है जिस पर हम लोगों को विचार करना चाहिए। मेरे ख्याल से इसको हम लोग फिर यहीं रोकेंगे, और ये बिल्कुल बिखरते लोकतंत्र के बीच में ये सारे सवाल हैं, और इसमें एक ऐसा, ये जो एक घटना जो हुई है हंगरी में, या ममदानी के समय भी जैसा हमको लगता था कि शायद इससे इन तरीकों से लोकतंत्र बचाया जा सकता है, पर उसके लिए हर जगह के लोगों को ही आगे आना पड़ता है और उन्हीं को ये बताना पड़ता है, क्योंकि जाहिर तौर पर हम देख सकते हैं कि राजनीतिक दल और विपक्ष भी उसमें कुछ खास लड़ता करता हुआ दिखलाई नहीं पड़ रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया पूर्वानंद इस बातचीत के लिए आपका। दर्शकों, आपका भी, अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी, पसंद आई, तो उसको अपने हम ख्याल लोगों के साथ साझा करिए।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस कार्यक्रम को लाइक करिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।